एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के ज़िला आजमगढ़ के मगरामा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए एक ऐसी इल्मी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जिनका नाम मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब है। मुफ्ती साहब, आप ये बताएं कि आपकी जो इल्मी खिदमात हैं, जो समाजी खिदमात हैं, और आपने जो आज़मगढ़ में रहकर जो है और ख़ास तौर से मगरामा गांव में रहकर जो आपने मदारिस के लिए जो कुर्बानियाँ दी और मदारिस के लिए जो आपने खिदमत अंजाम दी हैं और मिल्लत इस्लामिया के लिए, कौम के लिए जो आपकी कुर्बानियाँ हैं, जो आप खिदमत अंजाम दे चुके हैं, चाहे वो मिल्लत के मसाइल नए हो। देखिए, असल में मैं 22 जून 1988 को मगरावा में आया और स्वर्गीय मौलवी मोहम्मद मसूद खां 20 जून 1988 को गुरैनी गए थे। मैं गुरैनी का तालिब इल्म हूँ और वहाँ से मैंने इफ्ता किया। इफ्ता करने के बाद मैं IAS की कोचिंग करने के लिए इलाहाबाद चला गया और उसी दौरान मैं 20 जून 1988 को मगरावा अपने उस्ताद हज़रत मौलाना अफ़ज़ालुल हक जौहर कासमी और अपने पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए गुरैनी आया था। और उसी दिन इत्तेफाक है कि मौलवी मसूद साहब एक आलिम की तलाश में गुरैनी गए थे और वो मेरे उस्ताद मौलाना अफ़ज़ालुल हक जौहर कासमी के ज़माने से जो है दोस्त थे। उनसे उन्होंने बात किया और बात करके एक आलिम के बारे में कहा कि मुझे एक आलिम चाहिए जो ज़ी इल्म हो, बासलाहियत हो, इल्मी खिदमात दे सकता हो, मुंतज़िम हो और दयानतदार भी हो। मेरे उस्ताद मौलाना अफ़ज़ालुल हक जौहर कासमी ने उनसे कहा कि साहब, ये आदमी इतनी सलाहियतों का आदमी मुझे भी पसंद है, लेकिन ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। इक्का दुक्का कहीं मिलते हैं तो उनके नखरे बहुत होते हैं। क्या आप नखरे बर्दाश्त करेंगे? मसूद साहब ने कहा कि नहीं भाई, मैं नखरा बर्दाश्त करूंगा, लेकिन हो दयानतदार आदमी। मेरे उस्ताद ने मुझे बुलाया। मैं मेहमान खाने में था और बातचीत होने लगी। चूँकि मैं मदरसा का पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं मदरसे से पढ़ करके आधुनिक शिक्षा हासिल करके मैं देश की, समाज की खिदमत करना चाहता था, इसलिए मैं IAS की कोचिंग करने चला गया था। मुझे मसूद साहब के साथ मदरसे में आना पसंद नहीं था, मैंने इनकार किया। उसके बाद वो मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और मसूद साहब ने कहा कि ये मदरसा जो गुरैनी का है, ये 1977 में पूर्वी इमारत जो रोड से लगी हुई है, ये तामीर होनी थी और उस वक्त PWD के लोगों ने रोक दिया था, बनना रोक दिया था। तो मसूद साहब ने कहा कि आप लोग हमसे मिले थे, हम 1977 में PWD के मिनिस्टर थे। मानी कलां की सड़क के इफ्तिताह में हम आए थे। उस वक्त आप लोगों ने हमसे गुजारिश किया था, हमने कहा था कि ठीक है, ये बोर्ड वगैरह जो कुछ लगा है उखड़ जाएगा, कल से जहाँ से आप चाहें आप सड़क बनवा लें, मदरसा तामीर करा लें। हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब दामद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा भाई आपका एहसान है। तो मसूद साहब ने कहा उसके बदले में अब्दुल कादिर मुझे चाहिए। हज़रत ने मुझको बुलाया और बुला करके मुझसे कहा कि बेटा मसूद साहब के साथ चले जाओ, इनका साथ देना, ये दयानतदार आदमी हैं और मगरामा ना छोड़ना। ये मुख्तसर सी रुदात रही मेरे मगरामा आने की और मैं 22 जून 1988 को मगरामा आया और 6 महीना के बाद मसूद साहब ने अल्प आयु में, मैं अंडर एज था, 21 साल मेरी उम्र थी, जबकि प्रिंसिपल के लिए 30 साल उम्र अनिवार्य थी। इसके बावजूद मुझे उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया, लेकिन कानून के मुताबिक मैं प्रिंसिपल नहीं हो सकता था, लिहाजा मेरी फ़ाइल इलाहाबाद से रिजेक्ट हो गई। फिर भी मसूद साहब ने 10 सालों तक इंतज़ार किया। जब मेरी एज 1998 में 30 यानी 30 साल पूरी हुई, तब मसूद साहब ने फुल फ्लेज मुझे प्रिंसिपल बनाया। मसूद साहब एक नहायत ईमानदार, नहायत दयानतदार और नहायत लगन और मेहनत वाले आदमी थे। मसूद साहब ने जो कारनामाए नुमाया अंजाम दिया है मगरामा जैसी सरज़मीन पर,
और एक विशाल भवन खड़ा किया, मदरसतुल बनात, मदरसा कासिमुल उलूम, मगरामा इंटर कॉलेज, मगरामा डिग्री कॉलेज, और ये पूरा भवन 230 कमरों पर मुश्तमिल है। मैं समझता हूँ कि अगर मसूद साहब होते, ये मसूद साहब के ज़माने में अल्लामा शिबली होते तो मसूद साहब की पेशानी को चूम लेते, क्योंकि मसूद साहब ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया वो कारहाय नुमाया बड़े बड़े लोगों ने, पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे वो, और सर सैयद अहमद ख़ां भी थे वो। लेकिन बदकिस्मती है 14 साल मसूद साहब 1989 से 2002 तक मैं प्रिंसिपल रहा। मदरसा कासिमुल उलूम की तनख्वाह मैंने लिया, लेकिन 18 घंटा ड्यूटी करके जब मैं मगरामा आया था तो सिर्फ 40 कमरे मगरामा में थे, जिसमें 12 कमरा मदरसा कासिमुल उलूम में और तकरीबन 10 कमरा जो है, 10 कमरा क्या बल्कि उससे कम इंटर कॉलेज पे, और 20 उस कमरे के आसपास जो है मदरसतुल बनात में थे। कमरों में खिड़कियां नहीं थीं, दरवाजे के पल्ले मामूली किस्म के थे, पेंट नहीं था। 40 साल उस ज़माने में पैसे बहुत कम लोगों के पास होते थे, लेकिन अनथक मेहनत करके मसूद साहब ने यहाँ तक 32 सालों में 1956 से लेकर के 1988-89 तक 40 कमरे का निर्माण मसूद साहब ने कराया था। मसूद साहब का साथ दिया मैंने। मसूद साहब की सरपरस्ती में 186 कमरे 24 सालों में मैंने तामीर कराया। मैं नहीं कहता हूँ मैंने कराया, मसूद साहब की मेहनतों से, मसूद साहब की कोशिशों से और मसूद साहब के लगन से उनके साथ साथ मैं रहा। सारे तामीरात की फ़ाइलें और सारी तामीरात के आमद व ख़र्च के रजिस्टर उसके गवाह हैं। डिग्री कॉलेज 1997 में स्थापित हुआ और उसकी खिश्ते अव्वल से लेकर आखिरी ईंट तक मौलवी मसूद साहब की सरपरस्ती में मैं मुफ्ती अब्दुल कादिर ने रखा। उसके साथ आपने मौलवी मसूद साहब का ज़िक्र किया, उनकी खिदमात का ज़िक्र किया, और मौलवी मसूद साहब की जो खिदमात हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, वो सराहना के लायक हैं, सताइश के लायक हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी तालीमी और समाजी शख्सियत का आप ज़िक्र कर रहे हैं, दिल तो ये चाहता है कि मगरामा गांव की जो खाक है उस खाक की मिट्टी से अपनी आँखों का सुरमा बना लिया जाए। आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं मगरामा में उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता, लेकिन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश के लिए जो मदारिस जो ग्रांड लिस्ट पे जो आए और मदारिस के बहुत सारे मसाइल थे, उससे तंजीम में रहकर भी आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 2003 में वहीदुल्लाह खां सईदी जो ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे पास आए और उन्होंने अपना खाका पेश किया। मौलाना मोहम्मद इदरीस बस्तवी साहब जो जामिया अशरफिया मुबारकपुर के नायब नाजिम हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ आ जाते तो हमको ताकत मिल जाती। फ़िलहाल मौजूदा वक्त में जो मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश के जो मसाइल हैं, जो टीचरों की तनख्वाहें हैं रुकी हुई हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं जो दरपेश हैं मदारिस अरबिया के सामने, तो उसको लेकर आप हुकूमत से जो है किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसमें कुछ मुतहर्रिक हैं आप इसको लेकर? देखिए, मैं 2003 में इस यूनियन से जुड़ा, जिसमें मौलाना इदरीस साहब सदर हैं और वहीदुल्लाह खां सईदी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। और मैंने 2002 से जो लड़ाई शुरू की तो उसमें पहला काम, मदारिस के असातिज़ा को मामूली तनख्वाह मिलती थी, संस्कृत के बराबर भी नहीं मिलती थी, और बस उनकी तनख्वाह इतनी ही थी कि प्राइवेट मदरसों के असातिज़ा भी उनके बराबर होते। हम लोगों ने जद्दोजहद की और समान कार समान वेतन, मुसावी काम मुसावी उजरत के फार्मूले पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। 2004 में संशोधन हुआ और 2010 में छठा वेतन बराबर हाई स्कूल इंटर कॉलेज के टीचरों के बराबर मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह हम लोगों ने पास कराया। और उसी के उपलक्ष्य में बनारस में हमारी बनारस की तंजीम ने एक सम्मान समारोह किया, जिसमें हमारे यूनियन के तमाम पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और खुशी मनाई गई कि तमाम मदारिस के असातिज़ा, हाई स्कूल इंटर माध्यमिक के शिक्षकों और राज्य में स्थापित और संचालित
संस्कृत विद्यालयों के समकक्ष इनका वेतन हो गया। अपनी ज़िंदगी का एक तवील जो अरसा आपने आज़मगढ़ में मगरावा में गुजारा है, तो आज़मगढ़ की आवाम के लिए, आज़मगढ़ के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए या मुसलमानों के लिए आपने क्या किया? देखिए, काम तो छोटे छोटे बहुत हमने चाहे वो किया, समाजी मसाइल हों या पासपोर्ट। जी, हमने काम बहुत किया। 2006 में हमारे गांव के एक हाजी बिस्मिल्लाह साहब थे। हाजी बिस्मिल्लाह के भतीजा थे नौशाद। नौशाद सऊदी कमाते थे, रोज़गार के लिए परिवार वाले थे, रोज़गार के लिए वो सऊदी रहा करते थे। और जब वो सऊदी से कई सफ़र करके जब रिटर्न आ रहे थे तो उनका पासपोर्ट एयरपोर्ट पे ज़ब्त कर लिया गया। और पासपोर्ट ज़ब्त करने के बाद उनसे कहा गया कि आपका पासपोर्ट बगैर इंक्वायरी के मिला था, अब आपकी री इंक्वायरी होगी और उसके बाद आपको पासपोर्ट दे दिया जाएगा। वो 4 महीने की छुट्टी पर थे। विभाग की उदासीनता, पुलिस विभाग से लेकर पासपोर्ट ऑफिस तक की उदासीनता की वजह से उस गरीब का पासपोर्ट 4 महीना के लंबे समय के बाद भी नहीं मिल सका। और रिपोर्ट लग कर के यहाँ से जब गई तो मात्र उसके वीज़ा में 1 हफ्ता का समय बचा था। मैं उसकी पैरवी के लिए पासपोर्ट ऑफिस, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ गया। वहाँ एक बीवी द्विवेदी साहब पासपोर्ट अधिकारी थे, उनसे मुलाकात किया। मैंने उनसे गुजारिश किया कि साहब, अगर इनकी रिपोर्ट लग गई है, जैसा कि इंक्वायरी से पता चला है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस गरीब का पासपोर्ट बाई हैंड यहाँ दिला दीजिए, ताकि ये गरीब की नौकरी बरकरार रहे, इसका रोज़गार बरकरार रहे। ये कमा के विदेश से जब पैसा भेजता है तो अपने देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और इस तरह से देश की सेवा कर रहा है, बाहर का पैसा अपने देश में ला रहा है, तो इस परिवार का रोजी रोटी लगी रह जाएगी। बीबी द्विवेदी ने कहा कि नहीं, डाक से जाएगा। और आपको डाक पे भरोसा नहीं? मैंने कहा साहब, डाक पे पूरा भरोसा है, आप पर भी भरोसा है, लेकिन साहब इस गरीब को अगर समय से पासपोर्ट नहीं मिला तो इसका रोज़गार चला जाएगा, इसके बच्चे रोड पर आ जाएंगे। लेकिन द्विवेदी साहब ने नहीं दिया। और उसी वक्त मैंने तय किया कि पूर्वांचल में कोई कल नहीं है, कारखाना नहीं है, कोई और रोज़गार का ज़रिया नहीं है। यहाँ के लोग अपने बच्चों को पासपोर्ट बनवा करके विदेश भेजते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी बनी रहे। एक चंद पासपोर्ट के चंद टुकड़ों के लिए, कागज़ के चंद टुकड़ों के लिए यहाँ के लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। इसके लिए मैंने 2006 में इंडियन माइनॉरिटीज़ एसोसिएशन के नाम से एक संगठन रजिस्टर्ड कराया और 21 जून 2006 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 26 जून 2006 को एक विशाल धरना प्रदर्शन का आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में आयोजन किया और हमने मांग किया कि साहब, प्रदेश में उस समय 11 ज़िलों के लिए गाज़ियाबाद में, 11 ज़िलों के लिए बरेली में और 49 ज़िलों के लिए लखनऊ में पासपोर्ट ऑफिस था। हमने गुजारिश किया कि पूर्वांचल के 20 ज़िलों को अलग कर दिया जाए और सबके सेंटर में आजमगढ़ पड़ता है और आजमगढ़ कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर एक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बना दिया जाए ताकि पूर्वांचल के आवेदकों को सुविधा मिले। और उस समय जो मैंने आरटीआई से पूछा था तो 2,15,000 प्रतिवर्ष लोग जो है पासपोर्ट के लिए आवेदन करते थे पूर्वांचल से। उस समय 2 अक्टूबर 2008 को माननीय सोनिया गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था और हस्तक्षेप करके उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर 2008 को आजमगढ़ में पासपोर्ट कार्यालय खोला जाए। मेरे पास अमर सिंह, माननीय अमर सिंह जो इस वक्त स्वर्गीय हो गए, उनका पत्र आया जो विदेश मंत्रालय से उनको मिला था, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने लिखा था कि इस वक्त कर्मचारियों के कमी के कारण आजमगढ़ में हम पासपोर्ट ऑफिस नहीं खोल पा रहे हैं और उसके स्थान पर अगर सुझाव दिया जाए तो 10 जिला का गोरखपुर, 10 जिला का बनारस में रीजनल पीएसके हम खोल देंगे जहां आवेदकों को सुविधा होगी। बहरहाल ये पत्र मुझे जब मिला तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह और माननीय रीता बहुगुणा जोशी के माध्यम से मैं विदेश मंत्री से मुलाकात किया। मैंने कहा साहब, भारत सरकार जिसके लाखों कर्मचारी बैठकर वेतन ले रहे हैं, एक अधिकारी और चंद कर्मचारी, और वो कर्मचारी जो पासपोर्ट ऑफिस में 20 ज़िलों का काम देख रहे हैं, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। भारत सरकार को फ़कत एक अधिकारी तैनात करना होगा और एक अधिकारी के तैनात करने से प्रतिवर्ष 2 लाख से ऊपर जनता को फ़ायदा होगा। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि साहब कर्मचारियों के अभाव में? और 2013 में मेरी उसी लड़ाई पर गोरखपुर और आजमगढ़ में 10-10 ज़िलों के लिए पीएसके खुला है, जहां यहाँ के आवेदकों को सुविधा हो रही है।
आपने साबिक PW वज़ीर यानी पूर्व जो है PW मंत्री जो है मौलवी मसूद साहब का जिक्र किया, जिनका ताल्लुक राष्ट्रीय लोकदल से था। क्या आज मौलवी मसूद साहब की कमी महसूस हो रही है? मौलवी मसूद साहब की कमी तो साहब इतनी महसूस हो रही है, आज से नहीं हो रही है। जिस दिन मौलवी साहब का स्वर्गवास हुआ, मैंने ये महसूस किया कि शायद मैं भी मर गया हूँ। इस्लाम में आगे खुदकुशी और क्या क्या कहते हैं, आत्महत्या हत्या, उसकी इजाज़त नहीं है इस्लाम में। मौलवी साहब महान थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनको जन्नत करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मैंने इतना बड़ा जनाजा कभी नहीं देखा, मैंने इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। मौलवी मसूद साहब की खिदमात का एतराफ़ कर रहे हैं, उनकी तालीमी और समाजी खिदमात का एतराफ़ कर रहे हैं। आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, वजह क्यों आई जो है आपको मगरामा छोड़ने की? आपको नोटिस दी गई है? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई 20 साल से श्री राम जी वनवास काटे 14 साल और वनवास काटा मैंने 40 साल। मैंने मदरसतुल बनात 1996 में जब ग्रांट लिस्ट पे आ रहा था तो मुझे याद है, आज भी आंखें नम हो जाती हैं कि 3 महीना रेगुलर शनिचर और इतवार को छोड़कर हर रात मेरी बसों में गुजरती थी और चेक पोस्ट पे मैं 2 बजे 3 बजे रात पर उतरता था और चेक पोस्ट से मैं मंगरामा पैदल आता था। मदरसे में जब पहुंचता था तो फजर की अजान हो जाती थी साहब। और इतनी मेहनत करने के बाद जब मदरसतुल बनात ग्रांट पे आ गया, सारे लोग अपनी अपनी नौकरियों पर हो गए। मसूद साहब लिख कर गए हैं, उन्होंने लिखा है, जब मुझे प्रिंसिपल 1989 में बनाया था तो लिखा था ता इंतज़ाम सानी मदरसा के जायदाद अमलाक मालियात के अमीन और निगरां मुफ्ती अब्दुल कादिर होंगे। और आगे लिखते हैं, एक आखिरी लाइन लिखा है मसूद साहब ने कि अब तक के सारे बिल चेक करके आइंदा हर बिल को चेक करके लिखें कि चेक किया अदा किया जाए, चाहे इसकी मुहर बना लें। ये थे मसूद साहब। मसूद साहब की याद आ रही है आपको? बेपनाह याद आ रही है, बेपनाह याद आ रही है। दिल तड़प रहा कि नहीं है जो मदरसा रबिया कासिम में जाने के लिए? जी सुनिए, ऐसा है कि एक आदमी एक पौधा लगाता है, उस पौधे से उसको प्यार हो जाता है। हमने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी का 35 साल यहाँ लगाया है और 18 घंटे हमने खिदमत दिया है। हमने अपनी रिश्तेदारियाँ छोड़ दी, अपने घर को छोड़ दिया, सगे चचा सगे बड़े बाप की मिट्टी में नहीं गया, सगे मामू की मिट्टी में नहीं गया। एक ही बहन है, सगी बहन, उसकी बेटी की शादी में नहीं जा पाया इन इदारों को बनाने और संवारने में। और आज मेरा कदर गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, मुझे पहचानते थे मसूद साहब, मुझे जानते थे मसूद साहब। अब मुझे कोई पहचानने वाला नहीं रहा। मैं जिस इदारे में अपनी ज़िंदगी जिया, अपनी जवानी दिया, उसी इदारे में मैं एक बेगाने की तरह रहा। में अच्छे लोग भी हैं, मुसलमानों में अच्छे लोगों की भी एक अच्छी तादाद है। क्या किसी ने जो है इन तनाज़ात से दूर रखने के लिए आपस में मसालत की कोशिश नहीं किया? कोई पेशरफ्त नहीं हुई कि सारे मसले ख़त्म हो जाएं, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं, जो मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएं? एक अच्छी पहल, एक अच्छी जो है कोशिश जो है किसी ने नहीं किया? भाई साहब, बड़ा अफसोस है। अफसोस ये है कि मंगराम में सिर्फ मुदर्रिस नहीं था, मंगराम सिर्फ सदर मुदर्रिस नहीं था, मैं मदरसा यूनियन का सिर्फ जो है एक ओहदेदार नहीं था। मेरी समाज में भी मैंने छोटी छोटी खिदमतें लोगों की दुआ के ज़रिए से, तावीज़ के ज़रिए से, इस गांव से लेकर के इस ज़िले के बहुत कम लोग बचे होंगे जिनके यहाँ मैंने खिदमत ना दिया होगा। बेलौस होकर के खिदमत दिया और मेरे लड़के जवान हो गए। मैं कभी रात का खाना अपने बच्चों के साथ नहीं खा पाया। छुट्टी होती थी, गाड़ी कोई ना कोई उठा ले जाती थी मुझे। रात के 12 बजे आता था जब बच्चे सो जाते थे। जो लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं या जो चर्चा चल रही है आज़मगढ़ में बहुत सारी जगहों पर कि मुफ्ती साहब जो है आज़मगढ़ से मगरामा से निकले, लखनऊ चले गए, वहाँ पर बहुत आलीशान आपने फ्लैट ले लिया, आलीशान मकान जो है आपने मकान बनवा लिया और बहुत ही आलीशान और बहुत ही अच्छा जो वहाँ मदरसा आपने कायम किया है। लाखों करोड़ रुपया आपने लखनऊ में लगा दिया। तो ये एक आरोप है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अफवाहें, ये शहर, ये गांव, ये ज़िला, लोग बेकार हैं, होटलों पे बैठे रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। ये आरोप ज़मीन आसमान पे ऐसे उड़ते रहते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ
कि मैनेजर साहब ने मुझे सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया है, हाँ निलंबित किया है, 3 शब्द हैं उसके लिए। और निलंबन के बाद जो आरोप पत्र दिया जाता है उस आरोप पत्र में मेरे कैरेक्टर पे कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मेरे ऊपर 35 साल में 35 पैसे का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया मैनेजर साहब ने, ड्यूटी की लापरवाही का कोई आरोप नहीं लगाया है। मैनेजर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप क्या है मेरे ऊपर, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। आरोप लगाया है कि आप 120 दिनों के अवकाश का प्रार्थना पत्र देकर बगैर अनुमति के गायब हैं। तो जो फ्लैट का आरोप है, जो मकान बनवाने का आरोप है, जो ज़मीन खरीद कर जो है एक अच्छा जो मदरसा बनाने का जो आरोप लखनऊ में है, क्या जी ये जी सब जी जी बेबुनियाद है, जी जी निराधार है? जी 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 मैं बता रहा हूँ। एक साहब कह रहे थे कि मुफ्ती साहब दुबई से जो चंदा उंदा लाए थे वो लेके चले गए लखनऊ। वो हमारे दोस्त थे। मैंने उनसे कहा कि कितना कह रहे थे, कहा 60 लाख। मैंने कहा अरे बड़ा बेहुदा है आदमी, अरे 85 लाख की बात उड़ रही है ना। तो चोरी का 85 लाख में लेके गया और वहाँ 1.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया, 26 कमरे का एक जो है कॉलेज ले लिया गोमती नगर में, 14 बीघा ज़मीन बस्ती में खरीदा है, 70 बीघा ज़मीन लखनऊ में खरीदने का प्रयास कर रहा हूँ। पैसा ख़त्म नहीं हो रहा भाई साहब। अगर आरोप मेरे ऊपर है तो आरोप पत्र में वो शामिल क्यों नहीं है? अगर मैनेजर साहब भूल गए हों, मैनेजर साहब नहीं अफवाहें जो फैली हुई ओहो, अफवाहों में तो ऐसे अफवाह फैलती है कि ऊंट भी चला जाएगा सुई की नोक से बाहर हो जाएगा, ऐसे आरोप लगते हैं। आरोपों पे ध्यान ना दीजिए। आजमगढ़ खबरी लाल जिला है। वो कैसे रहते हैं आप लखनऊ में, कहाँ रहते हैं आप? मैं एक 3 BHK का एक फ्लैट लिया हूँ अच्छू से, मंगरावा ये छाऊँ अच्छू से लिया हूँ। अब मेरा उनका अच्छू का मामला है। और एक फ्लैट खरीदा हूँ वसीम मंजीर पट्टी से। वो फ्लैट जो है कितने खरीदा हूँ मैं जानता हूँ, वसीम भाई जानते हैं। वो खरीदा हूँ मेहमानों के लिए, आप जैसे लोग, आजमगढ़ के लोग, मंगरावा के लोग जो मेरे यहाँ आना चाहते हैं, सम्मान के साथ इज़्ज़त के साथ मैं रखूँगा। दवा के लिए आवें, स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए आवें, जहाज़ पकड़ने के लिए आवें, उनकी खिदमत करने के लिए मैं लखनऊ में हूँ। और इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में कोई आजमगढ़ के लोगों की मैं खिदमत करूँगा। तो अच्छा, ये तालीमी इदारे, ये मदरसा, ये सारे जो है मिल्लत का एक सरमाया है, कौम का असासा है। तो आप बैठ कर जो है इन मसाइल को, इन झगड़ों को जो है, इन तनाज़ात को क्यों नहीं ख़त्म कर लेते, हल क्यों नहीं कर लेते? भाई आज भी मुझे किसी से कोई एलर्जी नहीं है। मैं इदारों का पक्षधर हूँ, उनकी फलाह व बहबूद चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मंगरामा के इदारे उफ़ुक़ पर चमकें। पूरे भारत नहीं, भारत की वर्ष के बाहर भी ये मदरसे जाने जाएं, यहाँ के छात्र पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी चाहत है। आज भी इन मदरसों को संवारने, बनाने और तरक्की के लिए महफूज साहब से बात करने में हमको कोई परेशानी नहीं है। और कोई भी आदमी बीच में अगर आ जाए तो मैं मीटिंग करने के लिए, बात करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये थे मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनकी तालीमी और समाजी खिदमात से पूरा आजमगढ़ वाकिफ़ है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।